नमस्कार। हम ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बारे में तो पढ़ चुके हैं। आज हम जनजातीय समाज के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में अनुसूचित जनजातियां, तो ये काफी डिटेल में रहने वाला है। आज का हमारा क्लास है वो, तो इसमें हम जनजातियों के अर्थ, परिभाषा, इनकी जनसंख्या, वितरण, वर्गीकरण, विभिन्न आधारों पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, प्रजाति के आधार पे, युवाग्रह, पिछली बार नेट में युवाग्रह से प्रश्न है वो पूछा गया था, गोत्र समूह के आधार पे, कक्षा 12 में इनके बारे में क्या कहा गया है जनजातियों के बारे में, और प्रमुख संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। तो अनुसूचियां हैं दो, 5वीं और 6ठी अनुसूची महत्वपूर्ण है। दोनों में क्या अंतर है, प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं और इनसे संबंधित एक्ट कौन कौन से बने हुए हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं कि अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं। तो जनजातियों को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि वनवासी, मूल निवासी, यानी ये उसी स्थान पे है जहां पे इनका उद्गम हुआ था, बाकी लोग क्या चले गए, बाहर चले गए, इसलिए इनको मूल निवासी या आदिवासी। आदिवासी का मतलब कि आदिम तरीके से, आदि का अर्थ होता है जब, आदि का विलोम शब्द क्या होता है, अंत, तो अंत यानी लास्ट में, और आदि का मतलब प्रारंभ है, तो ये प्रारंभिक निवासी है और आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं। यानी जो प्रारंभिक जो मनुष्य था, शिकार करके, कंदमूल संग्रहण करके जीवन यापन करता था, तो ये समुदाय आज भी उसी प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। जीएस घुरिये ने इनको पिछड़े हुए हिंदू कहा है। क्या कहा है, पिछड़े हुए हिंदू। तो ये पर संस्कृति ग्रहण से जुड़ी हुई एक अवधारणा है कि वैसे तो जनजातियों का अपना धर्म, अपने रीति रिवाज, संस्कृति सब कुछ अलग होता है, लेकिन ये हिंदुओं के संपर्क में आने के बाद इनको सीख रहे थे हिंदी रीति रिवाजों को, लेकिन वो पूर्णतः सीख नहीं पाए, इसलिए इनको पिछड़े हुए हिंदू कहा है कि मूल रूप से ये हिंदू ही हैं लेकिन ये पिछड़ गए, ऐसे जीएस घुरिये का मानना है। गिरिजन कहा जाता है, महात्मा गांधी ने इनके लिए गिरिजन शब्द का प्रयोग किया। अगर वास्तविक अर्थ देखें तो इनको कहते हैं कबीला या ट्राइब। अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं, ट्राइब, ट्राइब या कबीला। तो ट्राइब है वो लेटिन भाषा का शब्द है। क्या है, अंग्रेजी में लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कुटुंब। ये मुख्य रूप से जो आदिम रोमन लोग थे उनके लिए प्रयोग किया गया था, जो खानाबदोश जीवन जीते थे। ट्राइब यानी ट्राई से बना हुआ, यानी 3 संप्रदाय अलग अलग हो गए, तो एक ऐसा समुदाय जो अलग भूभाग में अलग तरीके से जीवन यापन करता है, उसको हम जनजाति के तौर पे जानते हैं। तो ये तो जनजाति थी या आदिवासी, मुख्य रूप से इनको कहते हैं हम समाजशास्त्रीय भाषा में। संवैधानिक रूप से इनको कहा जाता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, एसटी। अनुसूची का मतलब है कि एक सूची है, तो ऐसा समुदाय है जिनको इस सूची में डाला गया है, उनके लिए अनुसूचित जनजाति का प्रयोग किया जाता है। तो इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग 1927 में साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, साइमन कमीशन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। बाद में 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम बना था, 1935 का अधिनियम, उसमें अनुसूचित जनजाति के तौर पे, यानी इनका पहली सूची है वो प्रकाशित हुई थी 1935 के अंदर। और जब संविधान लागू हुआ तब इन अनुसूचियों को संविधान ने भी स्वीकार कर लिया और 212 अनुसूचित जनजातियां या समुदाय शामिल किए गए थे। वर्तमान में कितने अनुसूचित जनजातियां हैं भारत के अंदर, किसी को पता हो तो कितनी है? अभी 2011 की जनगणना है, उसमें 705 जनजातीय समुदायों की पहचान की गई है। कैसे जनजातियां बनती है, किसको हम जनजाति कह सकते हैं? तो जनजाति तो ये बात हो गई, किसको हम अनुसूचित जनजाति कह सकते हैं, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे अभी। अगर इनके अध्ययन की शुरुआत करें तो 1915 में पीपुल ऑफ इंडिया ने द्राविड़ों को भारत का मूल निवासी बनाना है। पीपुल ऑफ इंडिया 1915 में, हर्बर्ट रिजले 1911 की जनगणना हुई थी, उसके ये जनगणना आयुक्त थे, तो इन्होंने द्राविड़ों को भारत का मूल निवासी माना है। यानी रिजले के अनुसार भारत में आदिवासी है वो क्या है, द्राविड़ है। एलपी विद्यार्थी ने भी इनका समर्थन किया, और अनार्यों को, किसको, अनार्यों को, क्योंकि 2 भागों में विभाजित हो गए थे, आर्य और अनार्य, तो द्राविड़ों को अनार्य भी कहा गया है। और इन्होंने भी भारत का मूल निवासी किनको माना है, अनार्यों या फिर द्राविड़ों को माना है, रिजले और एलपी विद्यार्थी दोनों ने।
अब अनुसूचित जनजातियां कैसे बनती है? पहले 212 थी, वो 705 में कैसे हो गई, कैसे बदल गई? तो ये अधिकार है किसी समुदाय को जनजाति में बदलने का, अनुसूचित जनजाति में बदलने का, ये अधिकार सौंपा गया है राष्ट्रपति को, और ये शक्तियां दी गई है अनुच्छेद 342 के अंतर्गत। किसमें? 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके किसी समुदाय को या समुदाय के किसी एक भाग को जनजाति के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित कर सकता है। यानी इस अनुच्छेद के तहत जो अनुसूची बनाई गई है उस अनुसूची में शामिल कर सकता है। तो ये भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है, कोई भी परिभाषा नहीं दी है कि ये जनजातियां हैं। बस यही कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से अनुच्छेद 342 के तहत किसी भी समुदाय को या समुदाय के किसी भाग को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है, यानी इस सूची में शामिल कर सकता है। भाग का क्यों कहते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर जनजाति है, राजस्थान में भी गुज्जर है, लेकिन वो क्या है? जनजाति नहीं है। तो किसी राज्य के किसी भाग को भी ये शामिल कर सकते हैं। मजूमदार ने क्या कहा कि जनजाति परिवारों का संकलन है। क्या है? जनजाति परिवारों का संकलन है, ये इसका कीवर्ड्स हो जाएगा, जिसका अपना एक नाम होता है, जिसके सदस्य निश्चित भूभाग में रहते हैं, एक ही सामान्य भाषा बोलते हैं, कुछ सामान्य निषेधों का पालन करते हैं, कुछ सामान्य निषेध का पालन करते हैं। तो ये दो बात प्रमुख है मजूमदार की परिभाषा में। जब हम कहते हैं ना परिभाषा याद नहीं होती, तो हमें चीजें हैं वो क्लियर करनी पड़ेगी। एक परिवारों का संकलन कह दिया और एक सामान्य निषेध का पालन करते हैं। ये परिभाषा इन्होंने अपनी पुस्तक रेस एंड कल्चर इन इंडिया 1963 में दी। 1963 में ही जीएस घुरिये ने अपनी पुस्तक द शेड्यूल ट्राइब में जनजातियों को पिछड़े हुए हिंदू कहा था। अगर हम जनजातियों की विशेषताओं की बात करें, अगर आपको किसी भी अवधारणा की विशेषता पता करनी हो तो विशेषताएं हमेशा परिभाषा के अंदर छिपी हुई होती है। अब ये परिभाषा होगी, अगर जनजातियों की विशेषताएं आपसे पूछें कि क्या क्या विशेषताएं होती है, तो ये एक परिवारों का संकलन है जी, इसका एक अपना नाम होता है, निश्चित भूभाग होता है, एक सामान्य भाषा बोलते हैं, सामान्य निषेधों का पालन करते हैं। अगली परिभाषा में आ जाएगा इनकी सामान्य संस्कृति होती है। तो ये विशेषताएं परिभाषाओं से ही हम कर सकते हैं, इसलिए मैंने अलग से कोई विशेषताएं नहीं बताई है। लुसी मेयर क्या कहते हैं कि जनजाति समान संस्कृति वाली जनसंख्या का एक स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन है, यानी एक अलग से राजनीतिक विभाजन है। जनजाति राजनीतिक समुदाय है जिसकी अलग ही राजनीतिक व्यवस्था है, ऐसा लुसी मेयर का मानना है। तो ये कीवर्ड्स हो जाएगा किसका? लुसी मेयर का। आगे है राल्फ लिंटन ने क्या कहा कि सरलतम रूप में जनजाति ऐसी टोलियों का एक समूह है जिसका एक सानिध्य वाले भूखंडों पर अधिकार होता है, एक सानिध्य वाले भूखंडों पर, यानी एक निश्चित भूभाग पर उनका अधिकार होता है। उनमें एकता की भावना, संस्कृति में गहन समानता, निरंतर संपर्क तथा कपित्य सामुदायिक हितों की समानता होती है, तो उसे हम जनजाति कहते हैं। तो एक टोलियों का, समुदायों का, लोगों का समूह है जनजाति, राल्फ लिंटन ने कहा है। रिवर्स क्या कहते हैं? रिवर्स कहते हैं कि जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये तो सारे ही बताते हैं। रिवर्स ने अपनी परिभाषा में क्या कहा कि जो युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। युद्ध आदि सामान्य उद्देश्य, ये बात किसने कही है? केवल रिवर्स ने कही है। युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। गिलीन ने क्या कहा? स्थानीय आदिम समूहों का संग्रह, ये परिभाषा लंबी थी, मैंने छोटी की है। स्थानीय आदिम समूहों का संग्रह जो सामान्य क्षेत्र, सामान्य भाषा और सामान्य संस्कृति का अनुकरण करता है, तो उसे जनजाति कहते हैं। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक है इनकी, और गिलीन की ये परिभाषा है। अब बात करते हैं भारत में जनजातियां कितनी हैं, क्या स्थिति है। तो भारत में आजादी के समय जब हम चर्चा कर चुके हैं कि 212 जनजातीय समुदाय थे,
और अब कितने हो गए हैं 2011 के अंदर? 705 ऐसे समूह हो गए हैं। यानी राष्ट्रपति अब तक कुल 705 समुदायों को अनुसूचित सूची, जनजाति की सूची में डाल चुके हैं। अगर हम भारत में कुल आबादी की बात करें तो भारत में जनजातियों की कुल आबादी है वो है 10.42 करोड़। 10.42 करोड़ यानी 10 करोड़ 42 लाख आबादी है वो जनजातियों की है, जो देश की आबादी का 8.6% है। कितना है? 8.6% है। अगर हम प्रतिशत के और जनसंख्या के आधार पे देखें तो इस पे प्रश्न है वो सबसे ज्यादा बनते हैं कि प्रतिशत के आधार पे सबसे अधिक जनजातियां कहाँ रहती है, सबसे कम कहाँ रहती है, और संख्या के हिसाब से सबसे अधिक जनजातियां हैं वो कहाँ निवास करती है और सबसे कम किसमें करती है। तो अगर हम प्रतिशत के आधार पे देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां 95% आबादी है वो जनजातियों की। कितनी? 95% जनजातियों की। अगर राज्यों की बात करें तो मिजोरम है, वहां पर 94.43% आबादी जनजातियों की है। हम कई बार इनमें कंफ्यूजन हमारे को हो जाता है कि मिजोरम, नागालैंड, मेघालय ये सब हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंतर करना तो हमें करना पड़ेगा। मिजो, यूं मान के चलो कि मिजो लोग हैं वो पूरे मिजोरम में छाए हुए हैं, और मिजो जनजाति है भारत की अनोखी जनजाति है, इसलिए मिजोरम के अंदर सर्वाधिक जो जनजाति आबादी प्रतिशत है वो है 94.43%। नागालैंड का नंबर आता है दूसरा। नागालैंड में 89.1% जनजातियां हैं वो निवास करती है। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि नागालैंड में सबसे अधिक होगी क्योंकि नागा एक जनजाति है, तो मिजो भी एक जनजाति है, नागालैंड में नहीं है। मिजोरम में सबसे अधिक जनजातियां प्रतिशत के आधार पर निवास करती है। फिर तीसरा नंबर आता है मेघालय का। किसका आता है? मेघालय का। MNM, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर एवं नगर हवेली लक्षद्वीप के बाद सर्वाधिक प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। संख्या के हिसाब से देखें तो संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है। जनजातियों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। 14.7% आबादी है जनजातियों की वो मध्य प्रदेश में निवास करती है। महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे है, ओडिशा तीसरे पे और राजस्थान चौथे नंबर पे है जनसंख्या के हिसाब से। अगर प्रतिशत के आधार पे हम न्यूनतम देखें भी सबसे अधिक तो ये हो गए, सबसे कम जनजातियां किन राज्यों में? तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, 3 राज्य और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश। ये वाला क्षेत्र यहाँ पे जनजातियां नहीं है, यहाँ पर जनजातियां नहीं है, नगण्य है। कोई बाहर से आके बस गया वो अलग बात है, लेकिन यहाँ राज्य ने किसी भी जनजाति को जनजाति घोषित नहीं किया है। तो ये तो संख्या और प्रतिशत के आधार पे हो गई। अगर हम जनजातियों की बात करें कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील भारत की और राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, और ये कुल जनजाति जो आबादी है उनका 37.7% है। कितना है? 37.7% है। दूसरे नंबर पे गोड आती है, फिर संथाल आती है। भील, गोड, संथाल, भील, गोड, संथाल। अगर कम की बात करें तो कम आबादी ऐसी है जिनकी आबादी 100 से भी कम बची हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है कि अलग अलग द्वीप समूह है, इनमें छोटी छोटी 50-50, 60-60 जनजातियां निवास करती है। जारवा, ओंगे, सेम्पेन आदि प्रमुख आबादी है जिनकी आबादी 100 से भी कम बची है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां है। तो इस प्रकार से ये भारत में जनजातियों का वर्गीकरण है। आगे अब जनजातियों के वर्गीकरण की बात करें कि जनजातियों को वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जा सकता है, तो जनजातियों का वर्गीकरण है वो कई आधारों पर किया जा सकता है। प्रजातीय आधार पर भी प्रजाति कौन कौन सी है, तो जे एच हटन ने प्रजातियों के आधार पे
भारतीय जो जनजातियां उनको 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में विभाजित किया है। निग्रिटो ये प्राचीनतम प्रजाति है भारत की, ऐसा हटन का मानना है। मजूमदार ने कहा कि निग्रिटो भारत के अंदर है ही नहीं। दूसरी है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, ये मध्य भारत की जातियां हैं, और मजूमदार ने सबसे प्राचीनतम जनजाति इसे माना है। तो ये जो वर्गीकरण है वो हट्टन का है। और मंगोलायड, मंगोलायड है वो नागा कुकी जनजातियां, पूर्वोत्तर भारत की जनजातियां वो मंगोलायड प्रजाति की है। रिजले ने कुल जनजातियों का तो अलग से वर्गीकरण नहीं किया, लेकिन सभी भारत की जो आबादी है उसको 7 प्रजाति है भागों में विभाजित किया। और मजूमदार ने कहा कि भारत में प्रजातियों का जो वर्गीकरण है वो करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत जटिल है, क्योंकि बहुत प्राचीन काल में ही जनजातियों का संक्रमण हो चुका था। तो विशुद्ध रूप से कोई भी जनजाति भारत के अंदर प्रजाति आज नहीं है। भाषा के आधार पर बात करें तो भाषा है वो जनजातियों की सबकी अलग अलग है, कुछ में थोड़ी सी समानता है। तो समानता के आधार पे मुख्य रूप से 3 प्रकार का वर्गीकरण है वो किया गया है। कितने प्रकार की भाषा के आधार पे भारतीय जनजातियों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। इनकी जनजातियों की भाषा तो अपने को समझ में नहीं आती है, लेकिन एक वाक्य है कि इनमें बाजार लगते हैं, जनजातियों में साप्ताहिक बाजार लगते हैं, जहां पर वो अपने जो जंगली उत्पाद होते हैं वो बेच देते हैं, और वहां से जो विलासिता की चीजें हैं वो अपने घर में ले जाते हैं। महीने में या 15 दिनों में या 7 दिनों में एक बार लगता है। तो एक बार क्या होता है कि एक आदिम जो आदिवासी, उन्होंने कभी भी शीशा नहीं देखा था, कांच नहीं देखा था, दर्पण नहीं देखा था। तो पुरुष है वो मार्केट में आता है, तो मार्केट से वो क्या करता है कि एक बड़ा सारा मार्केट के अंदर दर्पण था, तो उसने अपने आप को देखा। तो उसने पहली बार देखा तो उसको लगा कि ये किसकी फोटो है। तो उसने कहा कि ये महाराज कौन खड़े हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ये कोई महाराज नहीं है, ये तो आप ही हो, आपकी ही तस्वीर इसके अंदर बन रही है। तो उससे पहले उन्होंने कभी दर्पण देखा नहीं था। तो उसने लगा कि मार्केट में आज आए हैं तो कुछ घर पे ले जाते हैं अलग चीज। तो वो बड़े सारे दर्पण को अपने घर पर ले गया। तो घर पे जब लेके गया तो उसकी पत्नी ने देखा उसको, उसने कहीं छोड़ दिया होगा, पत्नी ने देखा तो वो तुरंत अपनी सासू के पास आई और बोली कि आज ये मार्केट गए थे और मार्केट से एक नई बहू ले आए हैं, एक शादी करके नई बहू ले आए हैं और वो अंदर बैठी है। तो सासू भी चकित रह जाती है, कैसा थोड़ी हो सकता है नई बहू ले आते हैं, कि मैं देखती हूँ बता कहाँ बैठी है। तो वो सासू भी उस दर्पण के सामने जाती है और उसको अपनी तस्वीर दिखाई देती है। तो सासू दोबारा वापिस आती है बाहर से और बोलती है कि लाया तो ठीक, पर इस बुढ़ी को क्यों लाया है, क्योंकि उसने तो देखा था अपनी तस्वीर बुढ़ी को, कि ठीक है कुछ जवान को तो ले आता, इस बुढ़ी को क्यों लाया। तो आदिवासियों का जो जीवन यापन है कुछ स्तर पे आज भी बड़ा आदिम है। जैसे कि अभी भी जो अंडमान के कुछ द्वीप समूह हैं, वहां पर अगर कोई बाहर का व्यक्ति चला जाता है तो उसको वो मार देते हैं। आज भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो कुछ कुछ स्थिति आज भी ऐसी बनी हुई है। तो भाषा के आधार पर अगर हम देखें तो भाषा के आधार पर जनजातियों को मुख्य रूप से 3 भागों में, द्राविड़ भाषा परिवार यानी जो साउथ की जनजातियां हैं उनको द्राविड़ भाषा परिवार की जनजाति के तौर पे जाना जाता है। टोडा, केदार, चेंचू, इरुला, गोड ये प्रमुख है। आस्ट्रिक भाषा परिवार ये सबसे प्रमुख भाषा है, परिवार है भारत के अंदर जनजातियों का। मुंडा जनजाति, मुंडा भाषा इसको बोलते हैं, मुंडारी भाषा। तो जो मध्य भारत है, केंद्रीय भारत है, उसमें ये आस्ट्रिक भाषा परिवार की जनजातियां हैं वो है। तो इसमें सबसे बड़ी जनजातियां हैं भील है, संथाल है, हो है, खड़िया है, भूमिज है, मुंडारी है। ये सब मुंडा भाषा या मुंडारी भाषा या आस्ट्रिक भाषा परिवार की है। एक है तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, जो कि पूर्वोत्तर चीन के पास या तिब्बत के पास जो लगते हैं, पूर्वोत्तर भारत की जो जनजातियां हैं वो इसी भाषा परिवार की आती है। तो ये 3 है। कई बार चौथा वर्गीकरण भी दे दिया जाता है, इंडो यूरोपियन, यानी जो उत्तर भारत की और पश्चिम भारत की जनजातियां हैं उनकी भाषा क्या है, इंडो यूरोपियन है। भौगोलिक आधार पे देखें तो भौगोलिक आधार पे बीएस गुहा ने 4 भागों में जनजातियों को विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया है? 4 में, उत्तर और पूर्वोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर। तो ये हिमालय की जनजातियां हैं जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर
उत्तराखंड, फिर सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के जितने राज्य हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। जैसे लेप्चा है, गुर्जर है, बकरवाल है, यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। और मिजोरम जनजातियों के मामले में नंबर 1 है ही है। इस क्षेत्र के अंदर भारत की 11% जनजातियां निवास करती है। दूसरा है केंद्रीय भारत या मध्य भारत की जनजातियां, तो ये गंगा के मैदान से लेकर कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक है, और भारत की लगभग 85% जनजातियां यही निवास करती है। छोटा नागपुर का पठार है वो जनजातियों का गहरा जमावड़ा यहाँ पर है। तो ये मध्य भारत के जो राज्य हैं और जनजातियां हैं वो इसमें शामिल होती है, और यहाँ मध्य प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है। पश्चिमी भारत की जनजातियों में मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान वाला क्षेत्र आ जाता है, महाराष्ट्र का क्षेत्र भी इसमें कुछ आता है। तो भील यहाँ की प्रमुख जनजाति है, मीणा, ग्रासिया, डामोर, सहरिया और जातियां हैं। दक्षिण भारत की जनजातियां, तो इसमें दक्षिण भारत तो है ही है, साथ में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनकी जनजातियां भी इस क्षेत्र के अंदर शामिल है। तो टोडा, नायर, कादर, ओंगे, जारवा, सेम्पेन ये प्रमुख जनजातियां हैं। अब हम बात करें कि संस्कृति, धर्म और कार्य के आधार पे जनजातियों का वर्गीकरण। तो संस्कृति के आधार पे वेरियर एल्विन ने 1943 में 4 प्रकार से इनका विभाजन किया है संस्कृति आधार पे, यानी उनकी संस्कृति कितनी कायम है या उनकी संस्कृति का पूर्णतः विलय हो गया है। तो एक है सर्वाधिक आदिम, जो कि अंडमान जो अपने द्वीप समूह है उनमें मिल सकती है, अभी भी वो अलग ही रह रही है। एकांकी एवं पुरातन परंपरा को कायम रखे हुए हैं, यानी उनका संपर्क तो हुआ है लेकिन अन्य जातियों के साथ बहुत कम हुआ है। तीसरे पे उन्होंने रखा है कि जो पूर्णतः आत्मसातकरण उनका हो गया है, वो अपनी पहचान खो चुकी है। और चौथे में रखा है इन्होंने कि एकीकरण तो हो चुका है लेकिन उन्होंने अपनी पहचान को खोया नहीं है, पहचान को कायम रखा है। और ये जो वर्गीकरण है, क्योंकि इन्होंने जनजातियों के संरक्षण के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था एल्विन ने, किसी को पता हो तो कौन सा सिद्धांत दिया था? राष्ट्रीय उपवन, नेशनल पार्क पॉलिसी, आगे हम चर्चा करेंगे इसमें। तो इसके लिए इन्होंने मजूमदार ने एल्विन को धर्म युद्धकर्ता के घोषणा पत्र की उपाधि दी है। क्या दी है? धर्म युद्धकर्ता की घोषणा पत्र की उपाधि है वो एल्विन को दी है। धर्म के आधार पे देखें तो भारत के अंदर धर्म के आधार पे 90% जनजातियां हैं वो हिंदू है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की जो जनजातियां हैं, मिजोरम है, नागालैंड है, वहां पर 90% जनजातियां हैं वो ईसाई धर्म ग्रहण कर चुकी है। और लक्षद्वीप की 90% जनजातियां हैं वो इस्लाम को मानती है, और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जनजातियां बौद्ध धर्म को मानती है। अगर कार्य के आधार पे देखें तो कुछ आदिम यानी कंदमूल खाकर शिकार करके अपना जीवन यापन कर रही है। तो कदार, बीर, भोर, राजी, चेंचू ये जनजातियां हैं। कृषि कार्य करने वाली जनजातियां हैं। तो कृषि कार्य, ये कौन सी कृषि कार्य करती है? ये झूम कृषि करती है। नागालैंड में इस प्रकार की कृषि को जो स्थानांतरित होती है उसको झूम बोलते हैं। मरिया में पेडा बोलते हैं, बेगा जनजाति में बेवर बोलते हैं। राजस्थान के अंदर भील जनजाति है, उदयपुर के अंदर, तो वहां बाल्लर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? बाल्लर कृषि, स्थानांतरित कृषि को। तो मुख्य रूप से ये कृषि करने वाली जनजातियां। कुछ है पशुपालन करने वाली जनजातियां। पशुपालन करने वालों में मुख्य रूप से है टोडा। कौन सी है? टोडा। और ये भैंस को अपना टोडा मानते हैं, इसलिए इस जनजाति के अंदर भैंस कल्चर है, भैंस संस्कृति है। बकरवाल एवं गुर्जर जो जम्मू कश्मीर की जनजातियां हैं उनमें भी पशुपालन मुख्य कार्य है। तो ये तो वर्गीकरण हो गया। अब कक्षा 12 में 2 प्रकार से वर्गीकरण और किया गया है। एक स्थायी विशेषक एवं अर्जित विशेषक। जनजातियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्थायी विशेषता और अर्जित विशेषता। स्थायी विशेषताओं में क्या है? जो कभी भी बदली नहीं जा सकती। तो क्षेत्र, भाषा, शारीरिक विशिष्टता और जनसंख्या के आकार के आधार पे स्थायी विशेषक में विभाजित की गई है। और अर्जित के अंदर जो संस्कृति को सीख लिया है हिंदू समाज के संपर्क में आने के कारण, तो उनमें जो परिवर्तन आए हैं उनको कहते हैं अर्जित विशेषक। तो ये कक्षा 12 के एनसीईआरटी में एक विवाद के बारे में दिया गया है।
पृथक्करण बनाम आत्मसातकरण। पृथक्करण की जनजातियों को पृथक रखा जाए या उनका हिंदू जनजातियों के साथ आत्मसातकरण कर दिया जाए, या जो अन्य समुदाय है, मुख्य धारा के लोग हैं, उनके साथ आत्मसातकरण कर दिया जाए। तो जीएस घुरिये ने आत्मसातकरण का सुझाव दिया था कि ये पिछड़े हुए हिंदू है और इनको हिंदुओं से वापस मिला दिया जाए, लेकिन एल्विन ने इसका विरोध किया कि अगर इनको हिंदुओं के साथ मिलाया गया तो इनका शोषण होगा, ये बहुत ही भोले भाले और अशिक्षित लोग हैं, तो अन्य लोग इनका शोषण करेंगे, इसलिए इनको पृथक रखा जाए और इनके लिए राष्ट्रीय उपवन या वहीं पे उनकी जो प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए कार्य किया जाए। और अंततः भारत सरकार ने पृथक रखते हुए भी उनके विकास के लिए कार्य करने शुरू किए। युवागृह है, तो युवागृह जनजातियों की प्रमुख विशेषता होती है, तो इनको अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मुंडा हो जनजाति में इनको गिट्टी ओरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिट्टी ओरा। ओराव या उराव जनजाति में इनके युवागृहों को क्या कहा जाता है? धूम कुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूम कुड़िया कहा जाता है। भोटिया के अंदर इनको रंग भंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रंग भंग कहते हैं। नागा जनजाति के अंदर मोरुंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरुंग। मोरुंग इनमें अलग अलग है। जो लड़कों के लिए है युवागृह उनको बोलते हैं इखु इच्ची, और जो लड़कियों के लिए युवागृह है उनको बोलते हैं इलोइच्ची। गारो के जो युवागृह हैं जनजाति के उनको बोलते हैं नोक पाते। क्या बोलते हैं? नोक पाते। अंगामी जनजाति के जो युवागृह हैं उनको बोलते हैं किचुकी। क्या बोलते हैं? किचुकी बोलते हैं इनको। और गौड़ जनजाति के युवागृहों को क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। तो कुछ ऐसे विवाद के विषय भी रहे हैं जो जनजातियों से जुड़े हुए हैं, उनकी लोगों ने कहा है कि इनकी व्याख्या वो गलत के तरीके से की गई है। तो युवागृहों के रूप में भी काफी विवाद रहा है कि क्या यहाँ पर इन युवागृहों में क्या क्या होता है। इसी प्रकार से एक चीज पे और विवाद रहा है, पत्नी प्रस्तुति आतिथ्य, यानी वाइफ हॉस्पिटलिटी, यानी जो मेहमान आता है उनके सामने जनजाति है वो अपनी पत्नी को प्रस्तुत करते हैं एक भेंट के रूप में, वो उनका आतिथ्य भाव है। तो ऐसा कहा जाता है। और कुछ ने कहा है कि नहीं, इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं है, ये तो केवल जो मानव शास्त्री है उन्होंने अपने आप विकसित की है। तो एक यहाँ जनजाति का नाम है कोमांचे, तो उसमें ब्रीफाल्ट ने द मदर्स पुस्तक है, उसके अंदर इस जनजाति का जिक्र किया है। आदिवासी भारत यानी ट्राइब इंडिया, शेड्यूल ट्राइब इंडिया, ये श्यामाचरण दुबे की पुस्तक है। यहाँ पर दो चीजें जनजातियों में वर्गीकरण किया जाता है, एक भ्रातर दल या गोत्र समूह या फ्रेट्री। क्या बोलते हैं इनको? फ्रेट्री। फ्रेट्री क्या होता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनके अलग अलग गोत्र होते हैं, उनमें से कुछ गोत्र अपने आप को क्या मानते हैं? भाईचारा का रूप मानते हैं कि हम एक ही है, बाद में अलग अलग हो गए। ये हमारे समाज में भी होता है। कुछ गोत्र होते हैं वो अपने आप को भाई बहन वाले रिश्ते से जोड़ते हैं, तो इनको बोलते हैं फ्रेट्री या गोत्र समूह। 3-4 गोत्र मिलकर एक फ्रेट्री बना लेते हैं। टोडा जनजाति में ये दो है, तारथ रोल एवं तिवाली ओल। और इसी प्रकार से एक दीवदल अद्रांस मोइटी या गोलार्ध, मोइटी या गोलार्ध। तो फ्रेट्री अलग है और मोइटी अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो कुछ गोत्र हैं मिलकर एक समूह बना लेते हैं। तो हो सकता है ऐसे समूहों की संख्या कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि संपूर्ण जनजाति केवल 2 ही भागों में विभाजित हो जाती है। ये संपूर्ण जनजाति है, इसके 2 भाग बन जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गोलार्ध। भी आधा गोला बन गया। तो कुछ जनजातियां जो है वो गोत्र इसमें आ जाएंगे और कुछ इसमें आ जाएंगे अपने आप को। ये जैसे कि हम कह सकते हैं भील जनजाति है, उन्होंने क्या कर लिया? भगत और अभगत में अपने आप को तोड़ लिया। कुछ भगत हो गए जिन्होंने सुधार किया, जिन्होंने प्राचीन परंपराओं को जारी रखा, वो क्या हो गए? अभगत हो गए। तो वो क्या है, किसके उदाहरण है? वो मोइटी के उदाहरण है, यानी गोलार्ध या दीवदल। और ये मुख्य रूप से बहिर्विवाह होते हैं और कुछ कुछ जगह अंतर्विवाह भी इनके अंदर होता है। तो ये इनकी पीडीएफ है, वो आप ले सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आगे है संवैधानिक अधिकार।
भी जनजातियों से जुड़े हुए प्रमुख संवैधानिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो जितने भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े हुए प्रावधान हैं उनको संविधान के भाग 10 में शामिल किया गया। कहाँ शामिल किया गया है? भाग 10 के अंदर अनुच्छेद 244 में भी। 244 से 10वां भाग शुरू हो जाता है, 243 तक 9वां भाग है। तो 244 में 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों को रखा गया है। किनको रखा गया है? 5वीं अनुसूची को और 6ठी अनुसूची को। 5वीं अनुसूची महत्वपूर्ण है और 6ठी अनुसूची भी महत्वपूर्ण है। दोनों में अंतर क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति है वो किसी भी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र किनको? जहां जनजातियों की आबादी 50% से अधिक है उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। जब हम कहते ना 370 जब कश्मीर की अटी थी तो उससे पहले क्या कहते थे कि इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है, वहां पर जाकर कोई भी भारतीय जमीन नहीं खरीद सकता था। वही बात कुछ लागू इस पे भी होती है। ये 370B के तहत शायद आते हैं, इनमें भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। 5वीं अनुसूची में यहाँ पर जमीन है वो व्यवसायिक उद्देश्य से नहीं खरीदी जा सकती या कृषि भूमि नहीं खरीदी जा सकती, कुछ ऐसे प्रावधान है। तो राष्ट्रपति है इनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है जहां इनकी आबादी 50% से अधिक है, इसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। और इनका प्रशासन का है वो प्रावधान है वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के अधीन होता है और इनमें जो संविधान संशोधन होते हैं वो लागू नहीं होते। तो अब तक 10 राज्यों के अंदर 53 जिलों में 10 राज्य है, 53 जिलों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, ये 10 राज्य हैं और इनके 53 जिलों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। ये जो 5वीं अनुसूची है वो भारत के 4 राज्यों को छोड़कर अन्य भागों पर अनुसूचित क्षेत्र पर कार्य करती है और इनके तहत इस अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार समिति या जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। ये प्रश्न कल ही हमने पढ़ा था जब हम आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हल कर रहे थे। किस अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार समिति या परिषद का गठन है वो किया गया है। तो 5वीं अनुसूची के अंदर मुख्य रूप से अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं और इनका प्रावधान है वो कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान संशोधन है वो इन पे लागू नहीं होते हैं और आर्टिकल 244 पर के अंतर्गत आते हैं। और 6ठी अनुसूची में भी आर्टिकल 244 की बात होती है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और शासन का कार्य की व्यवस्था की गई है। अब 5वीं और 6ठी अनुसूची में हम अंतर कैसे करेंगे? आराम से हम रख सकते हैं। 6ठी हमारी कहावत होती है कि छटा हुआ है। क्या है? छटा हुआ है, यानी वो अलग है सबसे। तो ये जो राज्य है असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये अलग है हमसे, छटे हुए राज्य हैं। तो ये 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नागालैंड इसके अंतर्गत नहीं है। तो इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन की व्यवस्था है इस 6ठी अनुसूची में की गई है। इसको हम कह सकते हैं राज्य के भीतर राज्य, राज्य के भीतर राज्य, यानी संविधान संशोधन यहाँ पे भी लागू नहीं होते हैं। तो जो कश्मीर की बात करते हैं ना, ये भारत के अंदर एक अलग देश है। तो इसी प्रकार ये राज्य के भीतर राज्य, यानी पूरा असम इसमें शामिल नहीं है। असम एक राज्य हो गया और इनके अंतर्गत ये कुछ क्षेत्र है, तो यानी राज्य के अंदर राज्य। कुछ प्रावधान हैं जो सभी के लिए किए गए हैं, उनमें जनजातियां भी शामिल है। अनुच्छेद 15(4) तो इनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हितों को प्रोत्साहन देने की बात है वो किसमें की गई है? अनुच्छेद 15(4) में की गई है। भी पिछड़े वर्गों के लिए, तो पिछड़े वर्ग में पिछड़े वर्ग भी आ जाते हैं, अनुसूचित जाति भी आ जाती है और जनजाति भी आ जाती है। तो इनके शिक्षा एवं आर्थिक हितों के प्रोत्साहन देने की बात है वो की गई है।
यही बात है वो अनुच्छेद 46 में नीति निर्देशक तत्वों में शामिल की गई है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, जब आरक्षण देते हैं तो आरक्षण का आधार क्या होता है, क्या वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, क्या वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, अगर है तो उसको कमजोर वर्ग घोषित करते हैं और भारत सरकार उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था करती है। तो जैसे कि जितने भी स्कॉलरशिप मिलती है तो वो सब किस में शामिल है, इस अनुच्छेद 46 के अंतर्गत शामिल है। अब इन सब में महत्वपूर्ण एक और है अनुच्छेद 16(4) पदों एवं नौकरियों में आरक्षण। इसको बोलते हैं संरचनात्मक भेदभाव। वैसे तो क्या कहता है, ये पहला मौलिक अधिकार है जो कहता है कि समानता का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है 16(4) के अंतर्गत। इसी प्रकार से 19(5) है, ये हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है जिसमें क्या कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक को कहीं भी बसने, कोई भी व्यवसाय करने, कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें जनजाति कल्याण के लिए विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहां पर जाकर हम आजीविका या उनकी जमीन को नहीं खरीद सकते। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 5 के अंदर इसमें 19(5) के अंदर विशेष व्यवस्था की गई है, जहां पर कुछ प्रतिबंध है वो जनजातीय कल्याण के लिए लगाए गए हैं। आगे है अनुच्छेद 164, ये भी 4 राज्यों के लिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजाति कल्याण के लिए एक भार साधक मंत्री का प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है, भार साधक मंत्री का प्रावधान करता है। भी अलग से मंत्री इनका बनाया जाता है 164 के तहत, और इन 4 राज्यों के अंदर। ये 9वीं अनुसूची में पंचायतों के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियों को 50% है। देखो 50% है, वहां तो अलग से अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, लेकिन मान लेते हैं किसी क्षेत्र के अंदर 20% जनजातियां, तो उनको पंचायतों में अनुच्छेद 243 के तहत के तहत उसी अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। और 243 जय के अंदर नगर पालिकाओं में भी जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 275 क्या कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र हेतु विशेष आर्थिक विकास यानी विशेष आर्थिक अनुदान की व्यवस्था करता है। अनुसूचित जो क्षेत्र हैं 10 राज्यों के अंदर 53 क्षेत्र, उनमें विशेष आर्थिक विकास या अनुदान की व्यवस्था है वो कौन करता है, अनुच्छेद 275 करता है। 30, 32 और 35 ये सबके लिए, ये अनुसूचित जाति के लिए भी है और जनजातियों के लिए भी है। 30 क्या करता है, लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था करता है। क्या करता है, लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था है। ये राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था है, और ये सरकारी नौकरियों में 335 सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है। अब है अनुच्छेद 338, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 338 भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के तौर पे एक विशेष अधिकारी की बात इसमें की गई है। जब संविधान लागू हुआ था तब संविधान में इनके लिए विशेष अधिकारी, जिसको कहा गया था अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त, का प्रावधान था। बाद में 65वें संविधान संशोधन के द्वारा इस विशेष अधिकारी के स्थान पे क्या कर दिया गया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का एक आयोग बना दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। और बाद में पहले विशेष अधिकारी, फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, बाद में 338A के तहत 89वें संविधान संशोधन के जरिए 2003 में ये हुआ था, 2004 में ये बना दिया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। यानी अनुसूचित जाति और जनजाति जो आयोग एक ही था उसको अलग अलग कर दिया गया 2004 के अंदर 89वें संविधान संशोधन के द्वारा।
दोनों को एक साथ का प्रावधान किया गया था 65वें संविधान संशोधन के द्वारा, और कुंवर सिंह प्रथम इसके अध्यक्ष थे जनजाति आयोग के। अब है अनुच्छेद 339। क्या है? अनुच्छेद 339। ये अलग प्रकार का एक आयोग बनाता है, इसको बोलते हैं कमीशन। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी भारत सरकार इनके लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, एक आयोग अलग से बना सकती है। तो इसी प्रकार का आयोग बनाया गया था यूएन धेबर आयोग, जिसको कहते हैं 28 अप्रैल 1960 को एक अलग आयोग बनाया गया था, जो उस समय जनजातियों की स्थिति का अध्ययन करने वाला था। इस प्रकार के समय समय पे कई आयोग भारत सरकार ने बनाए हैं, और ये विशेष क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर एक अलग से आदिम जनजातीय समूह बनाया। उन्होंने कहा कि जनजातियां तो है, लेकिन जनजातियों के अंतर्गत भी कुछ विशेष जनजातियां हैं जो अधिक पिछड़ी हुई है, आदिम तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है। तो इनको बोलते हैं PTG, प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, जिसे 2006 में नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कर दिया गया। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, कुल ऐसे 75 समूहों की बात है वो धेबर ने की थी। अब है 2013 के अंदर अब कुछ अलग प्रकार की बातें आएगी। जिस प्रकार की कमेटी की बात कर रहे थे, उसी प्रकार से 2013 में जनजातियों की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए 2013 में वर्जीनियस सासा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। तो वर्जियस सासा, पूछ लिया जाता है कई बार कि इस कमेटी का संबंध है वो किस से है, या जनजातियों से संबंधित कमेटी बनाई गई है, उनमें से किसका संबंध इससे नहीं है। तो ये भी एक कमेटी है, सासा इसके अध्यक्ष थे। तो कौन सी हो गई? बहुत सारी ऐसी कमेटियां हैं, और भी और आगे आएगी, जैसे कि ये बुरिया कमेटी है। अनुच्छेद 371 क और 71 ग, ये भी अलग अलग रूप से जनजातियों के लिए प्रावधान करती है। क है वो नागालैंड विधानसभा में विशेष शक्ति प्रदान करती है। अनुच्छेद 371 ख असम विधानसभा में एक अलग से समिति गठन की बात करता है, और ग मणिपुर में जनजातियों के लिए अलग से प्रावधान करता है। तो ये 371 का एक है, ग हो गई। अब है पेशा एक्ट। क्या है? पेशा एक्ट। हमने क्या बात की थी कि 5वीं अनुसूची में क्या चर्चा की थी कि जो संविधान संशोधन होते हैं वो जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। तो 73वां जो संविधान संशोधन था पंचायती राज वालों, वो इन पे लागू नहीं हुआ था। तो बाद में जनजातीय क्षेत्रों में भी पंचायती राज लागू करने के लिए कमेटी बनाई थी दलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता के अंदर, जिसे भूरिया कमेटी के नाम से जानते हैं। 1991 में यह बनाई थी, और इस कमेटी की सिफारिश के पर 24 दिसंबर 1996 को एक एक्ट बनाया गया, लागू किया गया, जिसका नाम है पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पेशा। क्या बोलते हैं? पेशा। तो ये पेशा एक्ट है, 1996 में बना था 24 दिसंबर को। ये यहाँ पर ग्राम पंचायतों को विशेष शक्ति प्रदान करता है, और इन क्षेत्रों में कम से कम 50% आरक्षण है अनुसूचित जनजातियों को देने की बात है वो करता है। अब है जनजातियों के कल्याण के लिए अन्य प्रयास। तो एक है ट्राइफेड। क्या है? ट्राइफेड केंद्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना 1987 के अंदर हुई थी। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, और शॉर्ट फॉर्म इसकी ट्राइफेड। आप इसकी ट्राइफेड की फुल फॉर्म याद कर सकते हैं आराम से, इसका अंग्रेजी अनुवाद करके। आगे है अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955, जो बाद में 1976 में नाम बदलकर इसका क्या कर दिया गया था?
भेदभाव से संबंधित था, तो अस्पृश्यता को वहां से हटा दिया गया था और उसका नाम क्या रखा गया था 1976 में, सॉरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, 1976 के अंदर इसका नाम है वो बदल दिया गया था। एक है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अपराध निवारण अधिनियम 1989, SC/ST एक्ट इसको शॉर्ट में बोलते हैं। 1989 में ये बना था। एक्ट के लिए जैसे ये अधिनियम आ गया, ये अधिनियम आ गया, इसके लिए मैंने एक अलग से क्लास बनाई है, तो वहां जाकर आप इन सब एक्ट को देख सकते हैं। 2006 में अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम बनाया गया था। 2004 में जनजाति आयोग की चर्चा हम कर चुके हैं कि 2004 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय जनजाति आयोग का गठन है वो कर दिया गया था। एक है जनजातीय कल्याण विभाग, जनजातीय कल्याण विभाग 1951, ये 1951 में विभाग है वो बनाया गया था। इसलिए प्रकार से जो एक स्थायी समिति होती है जनजातियों के लिए, लोकसभा के अंदर स्थायी समिति का गठन है वो किया गया है। अब बात आती है कुछ छोटी मोटी बातें और है, जैसे कि जनजातियों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है, तो निवास स्थान की समस्या है, रोजगार की, गरीबी की, निरक्षरता की, शोषण की, अन्य लोगों के साथ जब संपर्क में आते हैं तो शोषण की, स्वास्थ्य संबंधी, भाषा संबंधी, विस्थापन संबंधी। अब हम थोड़ी सी चर्चा राजस्थान की जनजातियों पे करेंगे। तो आज मैंने जनजातियों पे काफी कुछ लिखा है, लेकिन कुछ चीजें हैं वो अभी भी रह रही है, कुछ चीजें वो अभी भी रह रही है। जनजातीय आंदोलन रह रहे हैं, जनजातियों में सुधार के लिए कौन कौन से विशेष प्रावधान, जो गैर सरकारी प्रावधान है, गैर संवैधानिक प्रावधान है वो रह गए हैं। तो काफी कुछ तो आज हमने कर लिया है कवर। एक इसका अलग से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का वीडियोज बनाएंगे, तो उसमें वो बची हुई चीजें हम कर लेंगे। तो अब ये केवल राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मध्य प्रदेश की जनजातियां। इसके बाद में कुछ जनजातियां हैं जो महत्वपूर्ण है स्टेट वाइज, तो उसकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, क्योंकि यहाँ तो हम सारों को तो नहीं पढ़ सकते, फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे। जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, किस राज्य में कौन सी जनजाति है, उसकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड कर दूंगा। अगर हम राजस्थान की जनजातियों की बात करें तो यहाँ 92.39 लाख जनजातियां हैं, जो राजस्थान की जनजातियों का आबादी का 13.48% है। भौगोलिक रूप से यहाँ की जनजातियों को 3 क्षेत्रों में, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आता है, जहां लगभग 29% जनजातियां रहती है, जिसमें भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग है। भील, मीणा यहाँ की सबसे प्रमुख जनजाति है। दक्षिण क्षेत्र है, उदयपुर संभाग और सिरोही संभाग, यहाँ पे राजस्थान की 55% आबादी निवास करती है। भील, मीणा, डामोर, ग्रासिया यहाँ की प्रमुख है। और उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र, इसमें कुछ छिटपुट जो जनजातियां निवास करती है। तो ये आज का हमारी क्लास थी। कल हम थिंकर्स पे काम करना शुरू करेंगे। हो सकता है एक वीडियो है वो भाषा पे हम बना दें, उसके बाद में जो बचे हुए क्लासिकल और इंडियन थिंकर है उन पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।